अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं राना आसिफ शहजाद अली, आपका टीचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम गुफ्तगू करेंगे लेक्चर नंबर 6, वीक नंबर 6, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सबसे पहले हम इस लेक्चर की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि इस आज के सेशन में हमारी क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम कंसिडर करेंगे, जिनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि मिशन स्टेटमेंट्स क्या होती है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। फिर नंबर 2 स्टेप पे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखेंगे। यानी स्ट्रेटेजिक ये वर्ड हर उस जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे कंपनी अपनी ड्यूरिंग प्लानिंग सेशन लंबे अरसे तक के जो प्लान्स होते हैं, उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटजी किसे कहते हैं और इसके लिए जो डिफरेंट किस्म के बिज़नेस मॉडल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमारे बिज़नेस के अंदर क्या रोल है, क्या अहमियत। फिर हम देखेंगे कि ये जो लंबे अरसे की प्लानिंग होती है कंपनीज़ में, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस प्रोसेस में कौन कौन से मराहल होते हैं। एक मैनेजर को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हुए किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता। अमूमी तौर पे इसको 6 स्टेप्स में अरेंज किया जाता है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इस अमल को 8 स्टेप्स में भी मैनेज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि व्हाट मैनेजर्स डू ड्यूरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस। देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ख़ास डिमांड होती है कि कंपनी पहले अपनी इंटरनल ऑपरेशंस को देखती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखती है, अवेलेबल पूल ऑफ लेबर को देखती है, कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होता है, एंड देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देखेगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नली उस माहौल से अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, वहाँ से लेनी पड़ेंगी, और उनके असरात इस बिज़नेस के ऊपर क्या हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे कि इन रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटीज़ का एंड कोर कॉम्पिटेंसीज जो कि इंटरनल एनालिसिस से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज और सोर्सेज को तज्जिया करने के बाद देखेंगे कि इनका रोल क्या है, इनकी इंटेंसिटी का रोल क्या है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर जो हमारे अवेलेबल पूल्स ऑफ लेबर हैं या रिसोर्सेज हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, ये इसकी तरक्की में, इसकी स्मूथ रनिंग के अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हुआ था कि इसके लिए हम एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली हमने इस तमाम अमल की स्ट्रेंथ्स को देखना है, वीकनेसेस को देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है एंड थ्रेट्स को देखना है। इसकी जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे जब इसकी स्लाइड डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करती है। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होंगी, वो कौन कौन से अवामिल होंगे जिनको आप मुख्तलिफ़ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे 3 मेजर टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़। 3 किस्म की कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनको इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर हम BCG मैट्रिक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है और इसको बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ के अंदर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये कंपनी के अपने ऑपरेशंस पे या इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे किस तरह से असरअंदाज हो सकती है।
फिर हम देखेंगे पॉर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये एक सोशियोलॉजिस्ट था जिसने एक 5 फोर्सेस मॉडल दिया था कि अगर जिसको हम इम्प्रूव करें या इसको इसी तरह लेके चलें तो हमारी वर्किंग पेस का असर क्या हो सकता है। और फिर देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के असरात हमारे आज के बिजनेसेस पे क्या हो सकते हैं, यानी वही बात कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है या मार्केट में यूज़ हो रही है इसका इस्तेमाल हमारी आज की वर्किंग के अंदर किस तरह से हो सकता है और हम अपनी वर्किंग को, अपनी इस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पहले बात करते हैं जो कि पहला सेशन है हमारे आज के लेक्चर का, वो है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जैसा कि नाम से जाहिर है, मिशन किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव को कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म को भी कहते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन से जाहिर है, आ मिशन स्टेटमेंट इज़ अ ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ बेसिक, यानी बुनियादी वजाहत होती है कि इस कंपनी का मकसद क्या है, यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, यानी इसमें जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उनके असरात कहाँ कहाँ तक होंगे, वो हमारे किन किन एरियाज़ को यानी वर्किंग एरियाज़ को कवर करेंगे। दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर्स ऑफ दिस टाइप। यानी अगर हम अपनी अदारे की कोई मिशन स्टेटमेंट तरतीब देते हैं तो उसके अंदर वो कौन कौन सी यूनिक चीज़ें हैं, वो कौन कौन से यूनिक मकासद हैं जो इस अदारे को बाकी जो इसके राइवल्स हैं या इसके जो कंपेटिटर्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनसे ये उसको नुमाया कैसे करेंगे, यानी कौन कौन सी हमारी ऐसी स्ट्रेंथ्स होंगी, हमारी ऐसी यूनिकनेस होगी जो बाकी अदारों से हमें मुमताज़ नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी, और आप इसको देख सकते हैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उसकी होम पेज के ऊपर आपको मिशन स्टेटमेंट मिलेगी। और अगर आप किसी अदारे के प्रॉस्पेक्टस को विज़िट करते हैं, उसको देखते हैं, तो प्रॉस्पेक्टस में जो पहली स्टेटमेंट होती है वो मिशन स्टेटमेंट होती है। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन होती है कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से कि ये लॉन्ग टर्म अपने पूल्स में या अपनी जो इनकी जो कंपेटिटिव रन है इसके अंदर वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, इनके मकासद क्या हैं, इस अदारे को बनाने का मकसद क्या है, और यानी इसके पीछे आइडियालॉजी कौन सी है, ये जो अदारा बनाया गया है। इधर वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो, ट्रेडिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो, या सर्विसेज रेंडरिंग जो सेक्टर है उसमें इन्वॉल्व हो। तो पहले हम ये देखेंगे कि मिशन स्टेटमेंट जो है इसके पर्पसेस क्या होते हैं, मकासद क्या होते हैं। तो ये पर्पसेस ऑब्जेक्टिव्स को भी कह सकते हैं। मैनेजर्स के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आ मिशन स्टेटमेंट कैन बी अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच टू एवल्यूएट सक्सेस। तो बेंचमार्क लास्ट लेक्चर में भी हमारी डिस्कशन हुई थी। बेंचमार्क उस स्टेटस को या स्टैंडर्ड को कहते हैं कि जिसके साथ आप कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि आया ये जो मकासद आपने रखे थे या जो गोल सेट किए थे इधर वो आपने मीट कर लिए हैं या अभी उसमें कोई कमी है। जबकि एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत हो सकती है या इसके कंटेंट, इसमें क्या चीज़ है कि मिशन स्टेटमेंट्स डिफाइन ए कॉमन पर्पस। अच्छा, जो तमाम मैनेजमेंट होती है इंक्लूडिंग योर लेबर, ये सब मिलके कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं, अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नेचर ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी, नर्चर ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी एंड हेल्प। बेसिकली उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरोकार ला के उस अदारे की हायर मैनेजमेंट ने जो उनको मकासद दिए हैं, जो रोड मैप दिया है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने की डायरेक्शन दी है, तो वो उसको अपने इखलास के साथ और विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड देयर नॉलेज उसको जो है वो मुकम्मल करते हैं। फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द मेंबर्स। अच्छा, अब उनके अंदर एक सोशल सेटअप के अंदर काम करने का, एक अच्छी टीम के अंदर काम करने का, चूँकि मैनेजमेंट के अंदर हर जो शख्स होगा चाहे वो जिस मर्जी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ हो, वो एक फैमिली और एक ग्रुप की सूरत में काम करता है और जिस ग्रुप के अंदर
जो टास्क और एक्टिविटीज़ डिवाइडेड होती हैं और क्लियर कट बता दिया जाता है कि किस बंदे ने क्या क्या काम करना है। जबकि एक्सटर्नल ग्रुप्स के लिए मिशन स्टेटमेंट हेल्प प्रोवाइड यूनिक इंसाइट्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। उसको एक तायराना जायज़ा लेने से पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है किस किस्म के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और कौन कौन से ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर रही है और इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनकी मुस्तकबिल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी, कंपनी ने अपने लिए टारगेट्स क्या सेट किए हैं, इनकी सर्विसेज की नौइयत क्या होगी, इनके ऑपरेशंस की जो इंटेंसिटी है या उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका रेट क्या है और कैसे इस कंपनी को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मिशन स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ लवाजमात का होना ज़रूरी है। यानी हम ये देखेंगे कि ये स्टेटमेंट तो बना ली जाती है, इस स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड मिशन स्टेटमेंट जो अपनी अफादियत या अपनी फ़ालियत के एतबार से एक कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट हो, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कस्टमर्स कि कंपनी अपनी एरिया ऑफ ऑपरेशन या अपने नेचर ऑफ बिजनेसेस के हवाले से इस चीज़ को डिसाइड करती है कि वो जो भी सर्विसेज दे रही है उसके कस्टमर्स कौन होंगे। हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स, किन किन मतलब लोगों के लिए ये सर्विसेज दे रही है, ये कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जो कि आपकी सोसाइटी के किसी पार्ट के लिए हो सकती है, तो उसके कस्टमर्स कौन होंगे। दूसरे नंबर पे ये डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी जो चीज़ें प्रोड्यूस करने जा रही है इसकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो वो अपने कस्टमर को ऑफर कर सकती है। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नंबर 3 लोकेशन, ये कंपनी का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है या इसका प्रिंसिपल ऑफिस है वो कहाँ पे मौजूद है, किस एरिया को सर्व कर रहा है। और अमूमी तौर पे लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी एरियाज़, ऐसी जगहों को सिलेक्ट किया जाता है जो फेमिलियर हों कस्टमर्स के लिए भी, आपके लेबर पूल के लिए भी और आपकी मैन पावर के लिए भी। टेक्नोलॉजी, कंपनी किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही है। व्हाट इज़ द फर्म्स बेसिक टेक्नोलॉजी, आया कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्यूटराइज वे से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को के जो तकाज़े हैं उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ़िलॉसफ़ी, यानी इस अदारे को बनाए जाने का, इन ऑपरेशंस को अख्तियार किए जाने का, इन एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने का मकसद क्या है। आया आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपकी पब्लिक के अंदर किसी एक प्री मेच्योर थिंकिंग को मेच्योर करने का बाइस बन रही है, या उनको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मुहैया करने का बाइस बन रही है, या अवाम के अंदर एक शऊर उजागर करने की कोशिश कर रही है, तो देखना ये होगा वो किस किस्म के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। तो अच्छी स्टेटमेंट के अंदर इन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन मेजर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यानी कंपनी की वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इसको बाकी कंपनियों से मुमताज़ करती है या बाकी कंपनियों से इसको यूनिक करके दिखाती है। मसलन हम FMCG या फूड आइटम्स की बात करें तो नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड का एक बड़ा मतलब मार्केट इमेज है, मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा शेयर है। और उसकी वजह भी ये है कि कंपनी साल हर साल से ऑपरेट कर रही है, साउंड बेसिस पे इसकी मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है और उनको फिर वो इम्प्लीमेंट करती है। देन कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि अवाम इसके मतलब क्या राय रखते हैं या ये अवाम को कितनी अहमियत देते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कंपनी ने अवाम के लिए अपनी कौन सी जो अपनी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिसाइड की हुई हैं। मसलन ये 2-3 हवालों से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 कि अवाम के अंदर इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होते हैं। मसलन कुछ इदारों ने वेलफेयर प्रोजेक्ट बनाए होते हैं या कोई एलिमेंट्री नेचर का स्कूल बनाया हुआ होता है या उनको हेल्थ सर्विसेज मुहैया कर रहे होते हैं। और वैसे भी हमारे लेबर लॉज भी ये डिसाइड करते हैं या आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी टोटल आमदन का तकरीबन 1% ऐसा है जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी या सोशल वेलफेयर पे खर्च करेंगे। और अदारे जहाँ पे बनते हैं अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को एक महदूद एरिया के अंदर रहते हुए उनको अच्छे रोज़गार की फैसिलिटी मिलती है, उनकी स्किल्स का टेस्ट होता है, उनकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होती हैं, वो डेवलप होती हैं इस तरह से। और लास्ट इसका जो कंपोनेंट्स होगा
कंसर्न फॉर इम्प्लाई, यानी इम्प्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें डिसाइडेड है। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस एटीट्यूड टूवर्ड इट्स इम्प्लाइज, कि इम्प्लाइज के मतलब इसने क्या पॉलिसीज़ बनाई हुई है। अमूमी तौर पे देखें हमारे लेबर लॉज जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इम्प्लाइज़ को स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन मुहैया करनी चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म नौयत के जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो होने चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लेबर का राइट बनती हैं, और जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्रीज़ इस फील्ड में काम कर रही होती हैं वो अपने लेबर की तमाम हकूक़ का जो उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करनी होती है उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फेज़ पे हम बात करेंगे दूसरा। पहले स्टेप पे तो हमने मिशन स्टेटमेंट को, इसके कंपोनेंट्स को, इसके पर्पसेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे अपने नए टॉपिक को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा कोर इशू है आज के लेक्चर का। चूँकि इस लेक्चर का जो मेन हेडिंग पॉइंट भी मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बनाया है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बड़ी क्रूशियल होती है, बड़ी मेन होती है, और तमाम मैनेजर्स जो हैं वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करके और उसको जब मैनेज करते हैं, बेसिकली ये एक ऐसा प्लानिंग फेज़ होता है कि जो आपके लॉन्ग टर्म पर्पसेस होते हैं या मकासद होते हैं या आपकी प्लानिंग होती है, बेसिकली ये उस सारे एरिया को कवर करेगा। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर जो होगा, व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, यानी मैनेजर्स क्या करेंगे कि जो अदारे ने अपनी हिकमत अमली या जो एक्शन प्लान्स तरतीब दिए हैं उनको कैसे लेके चलेगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है थ्रू विच कि जिसके तहत मैनेजर्स फार्मूलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़, कि मैनेजर्स मुख्तलिफ़ किस्म की हिकमत अमली वज़ा करते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, गियर टू ऑप्टिमल गोल अचीवमेंट, और उनकी कोशिश मैक्सिमम यही होती है कि अदारे ने जो अपने बेहतरीन या कंसाइज टारगेट सेट किए हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उनको अटेन कर लिया जाए गिवन अवेलेबल एनवायरमेंटल एंड इंटरनल कंडीशन। जबकि आपको पता है हर अदारे के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कुछ हदबंदियाँ होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है, या उनके जो कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं, मसलन बजट की उनके ऊपर कोई कंस्टेंट हो सकती है, टाइम की कंस्टेंट हो सकती है, पूल ऑफ लेबर की कंस्टेंट हो सकती है, या इसके अलावा कुछ और भी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ दैट सेट ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन, इसके अंदर उस किस्म के मैनेजेरियल डिसीजंस शामिल होते हैं एंड एक्शंस, और उनके वो तमाम काम जो उनकी अटेनमेंट के लिए वो सर्विसेज मुहैया करते हैं या सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, दैट डिटरमिन्स, जो कि इस चीज़ की वजाहत करेंगे द लॉन्ग टर्म रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के अदारा लंबे अरसे तक अपने इन एरियाज़ को, अपने इन ऑपरेशंस को लेके चल सकता है या नहीं। बेसिकली जितनी ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साउंड होगी, जितनी ये ऑपरेशनल होगी, जितनी ये प्रोफेशनल होगी, उतने ही अदारे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कामयाबी से चल सकेगी। तो अब यहाँ से हमारी इस डिस्कशन से इस चीज़ को तो हमने ये कवर कर लिया कि लंबे अरसे के लिए कंपनी जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, उन ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट के लिए अपनी जो पॉलिसी वज़ा करती है, उस चीज़ को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं। अब इसका जो कोर एरिया है इस मैनेजमेंट का, इस प्रैक्टिसेस का, इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो अब सीखने वाली ये चीज़ यहाँ पे ये है कि ये स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली हर उस प्लानिंग जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहमियत की हामिल हो, और जिसको आप लॉन्ग टर्म अपनी जो ऑपरेशंस हैं उसमें फॉलो करते हैं, या जिनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म बुनियादों पे होती है, तो वहाँ पे जो आपकी हिकमत अमली होती है उसके लिए वर्ड स्ट्रेटजीज़ यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो स्ट्रेटजी का लफ्ज़ी मतलब है हिकमत अमली। आपने किसी चीज़ की अटेनमेंट के लिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो हिकमत अमली वज़ा की होती है उसको स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। अब स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? द डिसीजंस एंड एक्शंस, यानी ऐसे तमाम फैसले और उनके ऊपर अमल
दैट डिटरमिन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि यह अदारा लॉन्ग टर्म नौयत की जो अपनी प्लानिंग कर रहा है, जो अपने लिए एक्शन प्लान डेवलप कर रहा है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है और आखिर पे इसको वैल्यूएट भी कर रहा है, और जो प्रोडिक्ट किया हुआ है कि इससे हम ये नताइज हासिल कर सकते हैं और वो हासिल भी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये ऑपरेशनल हैं, ये एक्टिव जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई है। फिर इन एक्टिविटीज़ के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और उनके जो हमने एरियाज़ डिसाइड किए हुए होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस मॉडल्स डेवलप करते हैं। अब बिज़नेस मॉडल क्या है, यानी एक ऐसा डिस्टिंक्ट आपका ऑपरेशन या लाइन ऑफ एक्शन कि जिसके ऊपर अमल दरामद करने के बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ को या अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको मुकम्मल कर लेते हैं। इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन फॉर हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू प्रॉफिट। बेसिकली बेटा देखें कि कंपनियां अपने बेसिक जो बिजनेसेस होते हैं उनके मकासद दो ही होते हैं, या तो वो कंपनियां कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करती हैं, जबकि बेसिक विजन जो होता है एक अदारे का वो यही होता है कि आप एक काम को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो वो बिज़नेस है, और आप उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेसिक ये दो पर्पसेस होते हैं बिजनेस के। फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजीज़, वर्क प्रोसेसेस एंड वर्क एक्टिविटीज़, यानी आपने वो तमाम अवामिल, सबसे पहले आपने हिकमत अमली वज़ा कर ली है, फिर आपने उनके वो प्रोसेसेस डिज़ाइन कर लिए हैं और उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी वो भी डिसाइड करनी होती है। यानी एक ऐसा कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन कि जिसके अंदर आप अपनी हिकमत अमली से लेके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेके, अपनी वो तमाम स्ट्रेटजीज़ उनकी आप उनको डिफ़ाइन करते हैं, क्या क्या काम उसके अंदर होंगे, यानी वर्क प्रोसेसेस होंगे, एंड देन जो वर्क एक्टिविटीज़ होंगी उनको विद इन द टाइम, विद इन द कंस्ट्रेंट आप मुकम्मल करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो होंगी कंपनी के फेवर में जाएंगी। अब इस मॉडल के अंदर जिन दो चीज़ों पे ज़्यादा हमारा इन्हिसार होगा या हम फोकस करेंगे वो क्या है, वेदर कस्टमर विल वैल्यू, क्या कस्टमर इस चीज़ को अहमियत देंगे, व्हाट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग, कि वो हमें क्या क्या सर्विसेज मुहैया कर रही है। मसलन हर कंपनी कहती तो यही है कि हम कस्टमर्स को अच्छी और यूनिक सर्विसेज दे रहे हैं, उनको अच्छी प्रोडक्ट मुहैया कर रहे हैं, और तकरीबन हर कंपनी ही ये क्लेम करती है कि हमारी सर्विस जो हैं वो ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक है। और नंबर 2, वेदर द कंपनी कैन मेक एनी मनी डूइंग दैट, और क्या कंपनी ये जो तमाम सर्विसेज आपको मुहैया कर रही है ये उसके प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हैं, क्या उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है इस तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से बेहतर हो रही है, पैसे का फ्लो उनकी तरफ है, मार्केट का एक सफिशेंट और एक काबिले नज़र यानी देखा जाने वाला ऑब्जर्वेबल जो उनका जो बिहेवियर मार्केट शेयर होगा, क्या वो कंपनी ने अटेन कर लिया है, वो गेन कर लिया है। तो बेसिकली ये जो मॉडल होगा इसका फोकस दो चीज़ों पे होगा। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम ये देखेंगे कि इसकी अहमियत क्यों है, ये इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों है, चूँकि नॉर्मल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क होता है। नॉर्मल मैनेजमेंट तो कोई भी बिज़नेस अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए परफॉर्म करता है, लेकिन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वही अदारे करते हैं जो गोइंग कंसर्न होते हैं। ये अकाउंटिंग का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे इदारे जो अपने नियर फ्यूचर के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेसेस को जारी रखना चाहते हैं उनको गोइंग कंसर्न बिजनेसेस कहते हैं। तो ऐसे इदारे ही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करते हैं जिनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है या उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। सबसे पहले इसकी अहमियत का जो पॉइंट है, इट रिजल्ट्स इन हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसकी वजह से अगर आप प्रॉपर एफिशिएंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। क्यों, मैं नहीं कहता, या कोई ये लर्निंग थीरी कहती है, लर्निंग कर्व थीरी, कि एक काम को जब बंदा बार बार करता है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट होता चला जाता है, लेबर टाइम कम होता चला जाता है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती चली जाती है और जो उसके नताइज होते हैं वो फाइन होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। इट रिक्वायर्स दैट मैनेजर्स एग्जामिन एंड अडेप्ट टू बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस
यानी बिज़नेस के अंदर या हालात के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही होती हैं वो उनको सीखते भी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते भी हैं, और एक कॉन्स्टेंट के अंदर रहते हुए एक लिमिटेड सिनेरियो या लिमिटेड रिसोर्स एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना सीख जाते हैं। तो जब आप लिमिटेड रिसोर्स के साथ परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको इसका फ़ायदा होता है। इट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, यानी ऐसे यूनिट्स जो बिखरे हुए होते हैं, जियोग्राफिकली भी एक कंपनी के मुख्तलिफ यूनिट्स मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के सेटअप वही होते हैं जहाँ पे तमाम चीज़ों के ये जो आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं कंपनीज़ का, उनको प्रॉपर जो इनके स्टैंडर्ड है उन क्राइटेरियाज को मीट करते हुए बनाया जाए तो फिर मसाइल नहीं होते। हेल्पिंग देम फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और उनको मजबूर करते हैं कि आप अपने गोल्स को जो आपने प्लानिंग स्टेज के ऊपर पहले डिसाइड कर लिए हैं उन्हीं को फॉलो करें, उसके अंदर किसी भी किस्म की डेविएशन नहीं आनी चाहिए, यानी आपने फोकस करना है अपने गोल को। इट इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो मैनेजर्स फैसला साजी का अमल होता है उसमें आप इस वर्क फ्लो को साथ लेके चलते हैं। बेसिकली अगर आप वर्क फ्लो को छोड़ देंगे तो फिर आप जो काम कर रहे हैं या उससे जो डिसीजंस अखज़ करना चाहते हैं वो आपके जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देखा, इसके मकासद की बात की, अब हम एक नज़र देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ये कितनी किस्म की एक्टिविटीज़ पे या कितनी फेजेस पे या कितने मराहल पे मुश्तमिल होता है। ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की डायग्राम दी हुई है, और अमूमी तौर पे मैंने तो इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जबकि आप अगर बेहतर समझें तो इनके जो फेजेस हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, और आप अगर समझते हैं कि ये इस काम के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, इसको मज़ीद आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को मज़ीद सब डिवाइड करके 8 स्टेप्स तक लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में, और वैसे भी जो एक्सपर्ट्स हैं इसको अमूमी तौर पे 6 मराहल में ही तकसीम करते हैं। और अगर हम इसके देखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, यानी कंपनी जब अपने लंबे अरसे की प्लानिंग कर रही होती है, तो उसकी फर्स्ट स्टेज ये होती है कि वो कहती है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन, कंपनी का मौजूदा मिशन क्या है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके मकासद क्या हैं, और उन मकासद के अटेनमेंट के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज़ डेवलप की हुई हैं। अगले सेशन में जाके हम स्ट्रेटजीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि कंपनियां अपने गोल्स की अटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ डेवलप करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट 3 लेवल्स पे होती है, तो इसी लिहाज से जो आपकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको भी हम 3 हिस्सों में ही तकसीम करते हैं। पहले स्टेप पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के करंट मिशंस क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, उसके स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। फिर अगले स्टेज पे जाके, जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था, कि हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है क्या? स्वॉट एनालिसिस एब्रेविएशन है 4 आपके लेटर्स की, जिसमें SWOT। अब ये स्वॉट में S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। यानी अब इस वर्ड को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी आपके पास जो स्वॉट एनालिसिस में S और W है, ये बेसिकली किसी भी कंपनी की इंटरनल सिचुएशन जो होती है ये उससे बिलोंग करती हैं, जबकि इसके अंदर O और T जो है ये इसके एक्सटर्नल एनालिसिस करती है कि हालात या एनवायरनमेंट इस कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर, इसकी वर्किंग के ऊपर, इसकी गोल अटेनमेंट के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है। यानी अब इसी में से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम किसी भी कंपनी के इंटरनल मैटर्स करार देते हैं। ये उसका इंटरनल एनालिसिस होता है कि कंपनी की यूनिक जो ऑपरेशंस क्या हैं, उनकी ताकत किस चीज़ को कह रहे हैं, और उनकी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर, या उनके जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर कमज़ोरियाँ क्या क्या हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ सेंसेस में हो सकती हैं। इसी तरह ये जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं, इनको हम एक्सटर्नल एनालिसिस कह सकते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आप सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आज की कंपेटिटिव मार्केट के अंदर आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने की,
या तरक्की करने के क्या चांसेस मिल सकते हैं, और इसी तरह आपके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अब ये थ्रेट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ये थ्रेट्स आपको अपने राइवल से भी हो सकते हैं, अपने कंपेटिटर से भी हो सकते हैं, और अगर आप एक लिमिटेड मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे और बहुत सारे जो हैं आपके लिए ख़तरात हो सकते हैं। फोर्थ स्टेज में हम एक स्ट्रेटजी फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी जब आपने कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों ही कर लिए हैं, आपको पता चल गया कि इस कंपनी की कामयाबियां क्या हो सकती हैं, कि मजबूतियां क्या हो सकती हैं, इसके वीकनेसेस क्या हैं, इसको मार्केट से, चाहे वो इनको इंटरनल इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई ख़तरात लाहक हैं, तो उनकी निशानदेही कर ली जाती है। जब तमाम चीज़ों का एनालिसिस आप कर लेते हैं और आपके सामने आपकी अदारे की कंप्लीट पिक्चर सामने होती है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि इनके रिसोर्सेज को देखते हुए, इनकी कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए, अवेलेबल पूल ऑफ लेबर को देखते हुए अपने लिए बेहतरीन फार्मूलेट्स करें एक स्ट्रेटजी, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसको लंबे अरसे तक जो है फॉलो कर सकें और उसके मुताबिक अपनी जो कंपनी के सेट करदा ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन कर सकें। और जब आपने एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो फार्मूलेट कर लेते हैं, तो अगली स्टेज जो आ जाती है इसकी प्रैक्टिकल स्टेज, हम इसी फार्मूलेट की हुई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो तमाम काम आपने किया है और उस जितनी भी वर्किंग की उसकी बुनियाद पे जो एक्टिविटीज़ आपने डिसाइड कर ली हैं उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आएं, आप उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें। जैसे जैसे जिन जिन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आपने काम को डिसाइड किया था उनके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। एंड देन आखिर पे जो स्टेप इसका होगा उसको एवेल्यूएट करें कि आपने जो एक्टिविटीज़ डिसाइड की थी उनको इम्प्लीमेंट किया था, यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर कॉस्ट एंड बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने लेबर की उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको भी, इस तमाम प्रोसेस की एंड पे जाके वैल्यूएशन की जाती है और देख लिया जाता है कि आपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स सजेस्ट किए थे या आपने सेट किए थे क्या वो मीट कर गए हैं या नहीं कर गए, और अगर इसके अंदर डेविएशन होती है तो देन फिर आप क्या करते हैं, अपने एक्शन प्लान के अंदर भी कुछ तब्दीली वाकई कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे 6 स्टेप्स का जो प्रोसेस है, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसको डिस्कस कर लिया है। अगली एक दो जो आपकी जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर इनकी छोटी छोटी वजाहत चीज़ों की हुई है, जबकि मैंने यहाँ पे पहले ही स्टेज पे ये डायग्राम आपके सामने रखते हुए इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट, इसे अगली स्टेज पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं, यानी ये छोटे बस एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं, क्योंकि चीज़ों की वजाहत तो मैंने पहले डायग्राम को आपके सामने रखते हुए कर दी है। कि स्टेप 1 इसमें क्या होता है, ये डिस्कशन ऑलरेडी हमारी डायग्राम फेज पे हो चुकी है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। हम ये देख लेते हैं कि मौजूदा कंपनी की वर्किंग क्या है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज उसने बनाई हुई है और कौन सा मिशन ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो दो चीज़ें इस पहले स्टेप के अंदर होंगी, मिशन भी इसी के अंदर होगा और गोल्स भी, यानी आपने जो एंड रिजल्ट्स जो प्रिडिक्ट किए हुए हैं या सेट किए हुए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड स्टेप पे हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपनी की वर्किंग के ऊपर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बैरूनी माहौल है, वो किस सूरत हाल में असरअंदाज हो सकता है, यानी आपको बैरूनी दुनिया से किस किस्म के थ्रेट्स हो सकते हैं और आपको अपने कंपेटिटर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कौन सी ऐसी उनकी वीकनेसेस है जो आपके इल्म में है और आप उनसे फ़ायदा उठा के अपने बिज़नेस को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। स्टेप 3 के अंदर आप इंटरनल एनालिसिस करते हैं। आप ये देखते हैं कि इस अदारे की अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी ऐसी यूनिकनेस है, कौन से ऐसे उनको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हैं जो बाकी कंपनियों को हासिल नहीं है। मसलन मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यूफोन की। यूफोन ने अपना जब ये जीएसएम सर्विसेज स्टार्ट की तो इन्होंने अपने लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, क्योंकि पीटीसीएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी वो जितने भी इनके जो टावर्स थे वो लगे हुए थे, इंस्टॉलेशन मौजूद थी, तो इनको इतना ज़्यादा बजट मुख्तस नहीं करना पड़ा, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स नहीं करना पड़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बल्कि इसने पीटीसीएल के जो इनके इंस्टॉलेशन थी उन्हीं को यूज़ कर लिया। तो ये इसकी मेन स्ट्रेंथ थी। और वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, कैन प्लेस देम फॉर अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज ये होता है कि आप जो बाकी कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं एरिया बाय एरिया, सर्विस बाय सर्विस आप उनके साथ कंपेयर करते हो, फिर देखते हैं कि आपको उनके मुकाबले में क्या एडवांटेज हासिल था और कौन सा एडवांटेज हासिल नहीं है। मसलन टेलीनॉर के पास ये कंपेटिटिव एडवांटेज है कि वो सैटेलाइट गाइडेड है, जबकि बाकी कंपनियां वूमन यहाँ पे जो है वो टावर्स के थ्रू ऑपरेट करती हैं, तो इनकी जो है कवरेज का जो है वो डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट स्टेज पे स्टूडेंट्स देखें अगर आप, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे स्टेप 2 एंड 3 कंबाइंड और कॉल्ड स्वाट एनालिसिस, ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर इनके ये दो मराहल स्टेप नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया जाए तो ये जो एनालिसिस बनेंगे उसको स्वाट एनालिसिस कहते हैं। और स्वाट एनालिसिस का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इसका जो स्कोप है ये बड़ा ही वास्ट है। हर किस्म के ऑपरेशन के अंदर जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, चाहे नॉर्मल मैनेजमेंट हो, वहाँ पे स्वाट एनालिसिस ज़रूर होता है। स्वाट एनालिसिस में आपको एक कंप्लीट पिक्चर जो आपके सामने होती है, आप उसका तज्जिया करते हैं और उस तज्जिए की बुनियाद पे कुछ लाइन ऑफ एक्शंस या सजेशंस तरतीब देते हैं जिनको फिर इन फ्यूचर फॉलो किया जाता है। स्टेप नंबर 4 में आप स्ट्रेटजी फार्मूलेट करते हैं, यानी तमाम हालात का तज्जिया करने के बाद आपको पता चल जाता है कि हमारी कामयाबियाँ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे के लिए मार्केट में थ्रेट्स कौन से मौजूद हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए, एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करने की कोशिश करते हैं जो इन फ्यूचर काबिल अमल भी हो, जिसके ऊपर अमल हो भी सकता हो, और अमल करने से जो आपने अपने टारगेट सेट किए हैं उनको अटेन कर लें। स्टेप नंबर 5 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज़ है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और आखिर पे अपने नताइज को आप एवेल्यूएट करते हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो होती है वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, जो आपने जितने भी अपनी स्ट्रेटजीज़ डेवलप की है, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन डिसाइड कर लिए हैं, पर्सनल्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, इसके लिए टाइम पैटर्न भी सेट हो चुका होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देने का नाम है, यानी उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना है, और या आइडिया पुट इनटू एक्शन। जो आइडिया डेवलप किया था उसको प्लानिंग फेज़ में लेके गए थे, तो फिर उनको एक्शन में लेके आना है, ताकि ये देखें कि हमने जिन चीज़ों को जैसे जैसे प्रेडिक्ट किया था, सेट किया था या प्लान किया था, क्या चीज़ें वैसे वैसे हो रही हैं। और आखिरी स्टेप जो होता है जिसमें हम एवेल्यूएट द रिजल्ट्स करते हैं, हाउ इफ़ेक्टिव है स्ट्रेटजीज़ बीन। इससे हमें ये पता चलेगा नताइज को देखते हुए, और नताइज की कामयाबी या नाकामी का पता कैसे चलता है कि आप अपने हासिल शुदा नताइज को, जो फर्स्ट स्टेज पे आपने बेंच मार्किंग की बात की थी, यानी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट्स के साथ मैच करके देखते हैं। अगर तो वो नताइज आपको हासिल हो जाएं, आप एज़ प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट्स मौजूद हों, तो आप कह सकते हैं कि आपकी ये मैनेजमेंट सही रही है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकती हैं, क्योंकि हालात का तकाजा जो होता है, हर वक्त किसी बिज़नेस को आइडियल सिचुएशंस अवेलेबल नहीं होती, बल्कि जो एनवायरनमेंट की चेंजेस होती हैं वो आपके मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम इससे अगली स्टेज पे चलते हैं। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। इसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होती हैं। अब हमने स्ट्रेटजी की बात कर ली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर ली। बुनियादी तौर पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये इसकी बेसिस दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। सबसे अहम जो चीज़ है वो है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, और दूसरी स्टेज होती है आपके पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। यानी आपकी जितना भी हालात का तज्जिया है, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, अपने इंटरनल रिसोर्सेज की आपने जो असेसमेंट करनी है, लेबर पूल्स को देखना है, लेबर पूल्स को ट्रेन करना है, बजट मुख्तस करना है, ये तमाम चीज़ें उस वक़्त ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं कि जब आप इनको एक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अमूमी तौर पे तरक्की पजीर ममालिक का या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिर्फ सोचती ही हैं, उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के ऊपर उनका जो खर्च हुआ होता है या उनकी जो बजट स्पेंडिंग्स हो चुकी होती हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है ये दो चीज़ों पे बेस करेगा। सबसे पहले स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। अब स्ट्रेटजी फार्मूलेशन क्या है? इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है आइडेंटिफाई द मिशन। सबसे पहले अपने मिशन की वजाहत करें कि आपने इदारा क्यों बनाया है, ये हम क्यों काम करने जा रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ ऐसी क्यों परफॉर्म की जा रही हैं। एंड देन स्ट्रेटजिक गोल्स, और अपने लंबे अरसे के लिए जो आपने मकासद सेट किए होते हैं उनकी वजाहत करें। मसलन एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि मेरा मिशन क्या है, टू एजुकेट द सोसाइटी, और स्ट्रेटजिक गोल्स क्या हैं, एक सर्टन परसेंटेज तक लिटरेसी रेट को लेके जाना। नंबर 2, कंडक्टिंग द कंपेटिटिव एनालिसिस। ये बड़ा ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी के लिए। आप अपने कंपेटिटर की पॉलिसीज़ को अपने नज़र में रखते हैं, और कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप उन पॉलिसीज़ से पहलू तही कर लें,
क्योंकि आपके लिए वो ऐसी बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, और जो कंपनियां कंपटीशन के अंदर फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं, वो कंपटीशन से आउट हो जाती हैं। क्योंकि कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर को भी आपने मार्केटिंग के अंदर पढ़ा होगा। अमूमी तौर पे 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। तो इस तरह से 3-4 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। डेवलपिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़, और फिर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्पेसिफिक हिकमत अमली वज़ा करते हैं, जिसके अंदर हालात के तमाम जो आपने स्कैनिंग की हुई होती है या जिन पॉइंट्स को आपने पिन पॉइंट किया होता है उनको मद्देनज़र रखते हैं। जबकि नंबर 2 स्टेज इसमें आती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन, इसका जो फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन का अमूमी तौर पे 2 या 3 चीज़ों पे होता है। वो क्या है? कैरिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यानी आपने जो प्लानिंग पहले की हुई है उसके मुताबिक चलें, यानी आपने वर्क शेड्यूल जो बनाए हुए हैं, शेड्यूलिंग की हुई है, वर्क एक्टिविटीज़ को आपने तकसीम किया हुआ है, पर्सोनल्स की ड्यूटीज़ लगा चुके हुए हैं। तो ये देखें कि जो पहले प्लानिंग फेज़ पे आपने चीज़ें प्लान कर ली हुई हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर मेंटेनिंग अ कंट्रोल ओवर हाउ दोज प्लान्स आर कैरिड आउट, और फिर आपने इस चीज़ का भी जहन में रखना है कि जो तमाम एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली गई हैं क्या उसके ऊपर अमल दरामद वैसे ही हो रहा है जैसा कि हमने डिसाइड किया है, और अगर किसी जगह पे काम के अंदर वेरिएशन है, कोई ख़राबी हो रही है, तो आप उस ख़राबी को दूर करने की कोशिश करें। नंबर 4 स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा आगे, टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़। अब हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात भी कर ली, जो मेन फोकस होता है उसका जो 2 डायमेंशंस हमने जहन में रखनी होती है उस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि कंपनियों के लिए कितनी किस्म की स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल होती हैं और उनके लेवल्स क्या हैं। ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को ज़रा देखें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। सबसे टॉप लेवल जो होता है उसको आप कॉरपोरेट लेवल कहते हैं, सेकंड लेवल को आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, और थर्ड लेवल को आप जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये काम आपकी हर लेवल मैनेजमेंट करती है। तो कॉरपोरेट लेवल कौन सा लेवल कहलाता है? जहाँ पे मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन की बात करते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रही होती हैं, जिनके बिजनेसेस जो हैं बहुत सारे एरियाज़ में या आपके सेक्टर्स ऑफ बिजनेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं। मसलन ICA की हम बात कर लेते हैं, ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स भी बनाते हैं, ये डिफरेंट कलर किस्म के पेंट्स भी बनाते हैं, इनकी मेडिसिन यूनिट भी है, इनकी फूड यूनिट्स भी मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इनकी जो पॉलिसी होगी फॉर ईच डिवीजन ऑफ बिजनेस, आप उसको कह सकते हैं कि वो कॉरपोरेट लेवल होंगे। लेकिन एक जो स्ट्रेटेजिक यूनिट कहलाता है वो स्पेसिफिक यूनिट होगा। मसलन अगर एक केमिकल का यूनिट है तो उसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1 कह सकते हैं। इसी तरह कोई आपके पास फूड आइटम का यूनिट है तो उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 2 कह सकते हैं। और अगर इसी तरह आपके पास कोई पेंट डिवीजन है या डिस्टेंपर या इस तरह के केमिकल्स वगैरह आप बनाते हैं तो उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 3 कह सकते हैं। ये एक ही कंपनी के नीचे मुख्तलिफ उनके जो यूनिट चल रहे होते हैं या उनके डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्टिंक्टली एक एरिया में जो डिज़ाइन करना होता है या एक एरिया में उनको मुख्तस करना होता है, उस यूनिट को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का नाम आप देते हैं। और इस लेवल पे जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको आप बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ कह सकते हैं। कॉरपोरेट लेवल जो बेसिकली होता है ये तो ओवरऑल ऑपरेशन को देख रहा होता है कि जो कंपनी है वो ये डिसाइड करेगी कि हमने कौन कौन से बिजनेसेस रखने हैं, कौन कौन से बिजनेसेस नहीं रखने, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं। तो वो तमाम जो है वो कॉरपोरेट लेवल पे होती है, जिसमें किसी काम को जारी रखना या ख़त्म करने का डिसीजन भी हो सकता है। जबकि जो डिस्टिंक्ट बिजनेसेस होंगे जो एक कॉरपोरेशन के अंडर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, उनके स्पेसिफिक एक यूनिट को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का नाम दिया जाता है। जबकि उससे नीचे फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। हर यूनिट के अंदर या हर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर
जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, नेसेसरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ जो होती हैं वो लाजमी होंगी। मसलन हर बिज़नेस यूनिट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी हो रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होगी, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जा रही हो, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, बिज़नेस को तरक्की देने के लिए, आपकी प्रोडक्ट को बेटर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होती है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वहाँ पे ऐसे लेबर पूल को आपने देखना कि जो आप मतलब ऐसी लेबर हायर करना जिनके अंदर ये पोटेंशियल भी हो, जिनके अंदर इतनी हिम्मत भी हो, वो एक्सपीरियंस और नॉलेज भी रखते हों, ताकि अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने उन कामों को परफॉर्म कर सकें। और आखिर पे है आपके पास फाइनेंस आपको पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ पे होती हैं कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ऑपरेशंस आपको फाइनेंशियली सूट करते हैं, कौन से ऑपरेशंस को आपने कैरी ऑन करना है और कौन से ऑपरेशंस आपने छोड़ देने हैं। तो इसके अंदर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं कि आपकी माली हालत इतनी इजाज़त दे रही है कि इन स्ट्रेटजीज़ को आपने लेके चलना है, और अगर आपकी फाइनेंसिस की लिमिट से ये चीज़ें बाहर चली जाती हैं तो फिर उसको गिव अप कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो 3 लेवल को हमने डिसाइड किया, जिसमें सबसे टॉप लेवल जो होता है उसको हम कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज़ का नाम देते हैं। सेकंड लेवल को हम बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजीज़ का नाम देते हैं, जो कि एसबी यूनिट स्टेज पे होती है, और जबकि हर एसबी यूनिट के अंदर डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, यानी पूरे यूनिट को मेंटेन करने के लिए, जिसमें एचआर सर्विसेज भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और लेबर पूल्स की अरेंजमेंट भी हो सकती है। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? टॉप मैनेजर्स ओवरऑल प्लान फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो आप नए बिजनेसेस को सेट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, लाइन ऑफ प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट के मतलब आप शट डाउन डिसीजन भी ले सकते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो हायर मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं डिफरेंट एंगल से, उनको कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ का नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर 3 किस्म की स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। इसमें ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं, रिन्यूअल स्ट्रेटजी भी होती हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? ग्रोथ स्ट्रेटजी का लफ्ज़ी मतलब होता है कि आप एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट, क्या आपने जब एनालिसिस कर लिया है एनवायरनमेंट का, आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं और इसको नई मार्केट्स की तरफ जाना चाहते हैं। मसलन एक कंपनी अगर आज एशिया में काम कर रही है, कल वो डिसाइड करती है कि वो अफ्रीका के अंदर जाके भी अपने बिज़नेस को लॉन्च करेगी, तो ये है आपके सामने अभी एग्जांपल टेक्नो मोबाइल की है। टेक्नो मोबाइल पिछले कुछ 10 साल से अफ्रीका के अंदर अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी प्रोडक्ट की मार्केट इमेज बन गया है, एक अच्छा मार्केट शेयर बन गया है, देन उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब एशिया में भी एंट्री दे देनी चाहिए। तो पिछले साल से टेक्नो मोबाइल जो है पाकिस्तान में इंटर हो गया है, तो इसको आप ग्रोथ स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हैं। स्टेबिलिटी का लफ्ज़ी मतलब इस्तेहकाम के हैं कि आप मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को, यानी आप जिस स्टेटस पे मौजूद हैं उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करें, ना तो अपनी एरिया ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाएं, ना अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाएं, ना उन्हें कम करें, लेकिन जितनी सर्विसेज आप दे रहे हैं, जितनी प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं, उनको उसी पैटर्न पे लेके चलें, उसी लेवल पे लेके चलें, उसके अंदर कमी बेशी ना करें। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ को आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। थर्ड लेवल पे हम रिन्यूअल की बात करते हैं। अगर किसी स्ट्रेटजी को डेवलप करने से, उसको कैरी ऑन करने से हमारे नतीजे सही नहीं आ रहे, हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो हमारे नहीं आ सके या फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, तो फिर हमें तमाम स्ट्रेटजी को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है। पहली स्ट्रेटजी को कैंसिल करके नई स्ट्रेटजी हमें जो है वो बनानी पड़ती है। इस अमल को हम रिन्यूअल स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद बिजनेस और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है? अब बिज़नेस सभी जानते हैं, कंपेटिटिव का लफ्ज़ी मतलब ये है कि आपने जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग की है उसके अंदर कंपटीशन को भी मद्देनज़र रखें कि आपके कंपेटिटर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हैं, और
अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्ट्रेटजी फोकस ऑन, ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड कम्पीट इन ईच ऑफ इट्स SBUs। अब कंपनी के अंदर एक एक्सटर्नल रेवलरी भी होती है, यानी कंपटीशन होता है, लेकिन इंटरनल भी होती है। यानी अगर एक कॉरपोरेशन के अंडर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट चल रही है तो वहाँ पे दौड़ तो होती है कि कौन सा यूनिट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा जो यूनिट जो है वो अच्छी सर्विसेज मुहैया कर रहा है, फाइनेंशियली बेटर कौन सा है, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कौन सा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के को कौन अदारा जो है वो ज़्यादा प्रोमोट कर रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेस पे जो उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो कितनी है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है आपके लिए चीज़ों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़, कितनी किस्म की स्ट्रेटजीज़ होती हैं और इनका रोल क्या हो सकता है। कंपेटिटिव एडवांटेज है क्या? बेसिकली कंपेटिटिव एडवांटेज का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे किसी चीज़ को, सर्विसेज को मुहैया कर रहे हैं और उसी सर्विस को या उसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी एरिया में जाकर लॉन्च करते हैं तो उसको आपको क्या एडवांटेज हासिल हो सकते हैं। मसलन आईफोन कंपनी अमेरिका की कंपनी है, ये प्रोडक्ट अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोडक्शन यूनिट ला के चाइना में लगा दिया है। अब उनको कंपेटिटिवली ये जो एडवांटेज हासिल है कि यहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है, लेबर के रेट्स कम हैं और एक बड़ी मार्केट जो यूज़र्स की है वो भी यहीं पे है। उसी जगह पे अगर आप यूनिट लगा लेते हैं जहाँ पे वो चीज़ की प्रोडक्शन हो रही हो, वो चीज़ें वहीं पे कंज्यूम यानी यूज़ भी हो रही हो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में आपके अखराजात आते हैं उनकी बचत की जा सकती है। अब हम देखेंगे क्वालिटी एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी को हर बंदा डिफरेंट एंगल से देखता है। बेसिकली क्वालिटी क्या है, कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग वो डिज़ाइन को क्वालिटी कह सकते हैं, कुछ लोग किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्वालिटी कह सकते हैं, कुछ उसकी खूबसूरती को क्वालिटी कह सकते हैं, कुछ चीज़ों के अंदर इंटरनल फैक्टर्स ऐसे मौजूद होते हैं या उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आप क्वालिटी का नाम दे सकते हैं। तो क्वालिटी की बुनियाद पे भी चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। मसलन सबसे अच्छा जो अमूमी तौर पे आईफोन की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनका कैमरा या उनकी रैम है। इसी तरह जो सैमसंग है, इसकी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो किसी न किसी कंपनी ने अपने लिए कोई ना कोई ऐसा एडवांटेज सेट ज़रूर किया हुआ है कि जो उसको मार्केट पेनिट्रेशन की स्टेज पे या मार्केट के अंदर एक बेहतर जो है उसको पोजीशन लेके देता है। जी स्टूडेंट, बिजनेस आर कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ट 5 फोर्सेस कंपेटिटिव मॉडल जो है ये बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी पे होता है, यानी जब एक कॉरपोरेशन के अंदर चलने वाले डिफरेंट SBUs स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स काम कर रहे होते हैं और उनका इंटरनल एक कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे भी आप ये देखते हैं 5 कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी हैं जो कंपटीशन को एनहेंस करने का बाइस बनती हैं, या मतलब आप एक सर्टन एरिया के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को चला रहे हैं या सर्विसेज को आप लोगों को मुहैया कर रहे हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट के अंदर स्कैनिंग करने के बाद कुछ चीज़ों से थ्रेट्स फील होते हैं या कुछ चीज़ें आपको महसूस होती हैं जो आपके बिज़नेस को स्ट्रेटेजिकली डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसको एनहेंस कर सकती हैं। इसको पॉर्टर ने 5 कंपेटिटिव फोर्सेस का नाम दिया था। अब ये 5 फोर्सेस क्या है? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। आप जब एक एरिया में काम कर रहे होते हैं तो आपको ये डर भी होता है कि अगर आपकी सर्विसेज किसी जगह पे वीक होती हैं, ख़राब होती हैं, तो इसकी जगह पे कोई नई कंपनी आ जाएगी सर्विसेज देने के लिए, तो हमारा जो मार्केट शेयर होगा वो कम हो जाएगा। नंबर 2, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब अगर इनकी प्रोडक्ट के अंदर जो बेहतरी नहीं आती या स्टिल उसके अंदर फॉल्ट्स मौजूद होते हैं तो फिर ये होता है कि लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे एरिया में जैज़ के अच्छे सिग्नल ना आ रहे हो तो हम ये अपने दोस्त अहबाब से, बाकी लोगों से पूछते हैं कि किसके सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, किसकी कवरेज अच्छी है, तो हम अपने नंबर को उस दूसरे जो है सर्विस प्रोवाइडर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपने सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं। नंबर 3, बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स।
बारगेनिंग पावर ये कंपटीशन के अंदर होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर 2, 3 या 4 से ज़्यादा कंपेटिटर मौजूद होते हैं। तो जब कंपटीशन में बिज़नेस हो रहा होता है तो वो कस्टमर की फेवर में होता है, यानी कंज्यूमर की फेवर में होता है। तो उस वक़्त जो ख़रीदने वाला होता है उसकी बाइंग पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों कि उसकी कोर्ट में बॉल होती है, मतलब वो चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है, एक बिज़नेस उसको अच्छी सर्विसेज नहीं ऑफरिंग नहीं देता तो वो दूसरे की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जब सप्लायर के पास बहुत सारे कस्टमर मौजूद हों जो उसकी इस चीज़ों को लेने के लिए मौजूद हों, तो वो भी बारगेनिंग पोजीशन में आ जाता है। वो अपनी सप्लाई के रेट या सप्लाई की मिकदार के अंदर कमी बेशी कर सकता है। मसलन इसकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि चैंगहोंग रूबा चाइना की कंपनी है जो मुख्तलिफ किस्म की कूलिंग आइटम तैयार करती है। अब पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं एसी, ये सारी चीज़ें उससे ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी चीज़ों की इतनी डिमांड मौजूद है तो उन्होंने स्पेसिफिक अपनी ही एक ब्रांड क्रिएट करके तो मार्केट में लॉन्च कर दी, जिसको चैंगहोंग रूबा का नाम दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने भी बारगेनिंग पावर अपनी ये महदूद रखी और कह दिया कि ठीक, अगर आप हमारी प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो हमने एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो यही हमारे जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकेंगे। जबकि करंट रिवेलरी यानी इस वक्त जो कंपटीशन की सूरत हाल है वो क्या है, क्या कंपटीशन ऐसे ही रहेगा या कुछ और लोगों के मार्केट में एंटर होने की वजह से ये जो आपका कंपटीशन होगा ये सख्त हो जाएगा, या कुछ लोगों के निकल जाने की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर जब कम हो जाते हैं तो फिर हर कंपनी का जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ करता है, तो ये उनके फ़ायदे में होता है। तो बेसिकली पॉटर ने जो 5 कंपेटिटिव फोर्सेस को डिसाइड किया था या बताया था, इनका इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर नज़र आता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। 5 कंपेटिटिव फोर्सेस जो है ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने वैसे पहले बयान कर दी हैं। ये सिर्फ क्या है कि जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली उसको एक डायग्रामेटिक जो फेस दे दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये कोई चीज़ इतनी अहम नहीं है। आज के दौर में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो रही है इसके मसाइल क्या हो सकते हैं या इसके अंदर हमारे इश्यूज़ क्या हैं, हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि कौन सी आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, कंपटीशन बड़ा हार्ड हो गया हुआ है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और एक कंपनी अगर एक एरिया में हिट नहीं होती तो किसी और एरिया को सिलेक्ट करती है, तो उसको कुछ चीज़ों को, कुछ क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ जो कंसिडरेबल होती है वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप लचक को कहते हैं अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर। तो कुछ कंपनियां जो पुराने दौर में इस्टेब्लिश हुई थी वो मैनुअली ऑपरेट कर रही थी, फिर अपने कामों को वो मशीनों की तरफ ले आए, फिर कंप्यूटराइज, और इसी तरह अब एडवांसमेंट बड़ी हो गई है। नए नए वर्जन कंपनीज अपनी जो मशीनरी यूज़ करते हैं उनके आ रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से, कैपेबिलिटी के लिहाज से। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने रवैये के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये रखनी है कि कोई चीज़ कुल्लो हम नहीं होती। चीज़ों के अंदर जो तब्दीली होती है उसको मार्केट पैटर्न के मुताबिक आपने भी इनकॉर्पोरेट करना है। जबकि न्यू डायरेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज में क्या है, ई बिजनेसेस जो है आज के दौर का एक क्रूशल इशू है। और अभी कोरोना के बहरान के अंदर भी देख लें कि सिर्फ वही कंपनियां एग्जिस्ट कर सकी हैं कि जिन्होंने अपने बिजनेसेस को आज के जदीद टूल यानी ई बिज़नेस के मुताबिक ऑपरेट किया। अभी एक लेटेस्ट एस्टीमेट भी आया है कि ये जो अमेज़ॉन जो ऑनलाइन बिजनेस करती है, ऑर्डर टेकिंग करती है और कस्टमर को फैसिलिटेट करती है, इन्होंने पिछले 20 से 25 दिन के अंदर सिर्फ अपनी बिज़नेस के अंदर, अपनी नेट वर्थ के अंदर तकरीबन $37 बिलियन का इजाफा कर लिया। क्योंकि कोरोना में हमने डिजिटल जो मार्केटिंग है या डिजिटल बिज़नेस को प्रमोट होते देखा। घर में बैठ के आप ऑर्डर जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, चीज़ को वसूल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसी तरह हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं जूम ऐप, इसके मतलब भी एक लेटेस्ट एस्टीमेट सामने आया है कि पिछले 20 से 25 दिनों में, 20 या 25 दिन पहले उनके जो कस्टमर्स की तादाद जो थी वर्ल्ड में वो तकरीबन 1 या 2 करोड़ उनके यूज़र्स मौजूद थे, जिसमें इंडिविजुअल भी थे और ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद थी। लेकिन इस 20-25 दिन ये जो क्राइसिस के दिन आए, इसके बाद उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी तादाद
तकरीबन 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ये इन हालात में, चूँकि हालात का तकाजा ऐसे था कि मैनुअल ऑपरेशंस नहीं हो सकते थे, तो आपको आईटी का सहारा लेना पड़ा। तो आईटी बेस इसका मतलब है जो ज़माने में तब्दीलियां हो रही हैं, और कामयाब बिजनेसेस वही होते हैं जो हालात के मुताबिक अपनी सर्विसेज के अंदर, अपनी ऑपरेशंस के अंदर, अपनी पॉलिसी या स्ट्रेटजी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, जदीद तकाज़ों को वो अपना लेते हैं, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को तो थोड़ा सा मैंने बयान कर दिया क्या है, कि स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अपनी प्लानिंग के अंदर, अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ। आप ये देख रहे हैं कि अगर एक दौर का तकाज़े चेंज हो रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी के अंदर भी डायनामिकली उसको फ्लेक्सिबल रखें, और उसके अंदर वो हालात की जो तब्दीली है उसको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि कंपनी को फ़ायदा मिल सके। एनकरेज द एम्प्लॉय टू बी ओपन अबाउट द डिस्क्लोजिंग एंड शेयरिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी उसमें आप कह सकते हैं, देखिए डिस्कशन से चीज़ों के जो मसाइल होते हैं उनके हल की तरफ जाया जाता है। अब ये नहीं कि चीज़ों को छुपा लिया जाए, और ओपननेस देनी चाहिए अपनी लेबर को, अपने स्टाफ को, ताकि वो अपनी चीज़ों को बयान कर सकें, उनको डिस्कस करके उनके फॉल्ट्स को दूर कर सकें। गेट न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी आइडियाज़ लें, बाहर से भी आइडियाज़ कलेक्ट करें। जैसा कि टोयोटा करोला कंपनी कहती है कि वो अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन के मतलब डिज़ाइन चेंज के लिए तकरीबन 55% आइडियाज़ ऐसे हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज या सोर्सेज से ही हासिल कर लेते हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। हैव मल्टीपल अल्टरनेटिव व्हेन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आपको गलतियों से सीखना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपसे गलती हो गई तो उस पर पक्के हो जाएं और अपनी गलती किसी के ऊपर डाल दें, बल्कि ये जो गलती हुई है उसमें जो नताइज के अंदर जो आपको लॉस हुआ है, तो उसको अपने लिए एक मसले राह बनाएं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्विसेज मुहैया करें तो आप कोशिश करें कि वो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो दोबारा ना हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टुडे, आज के दौर में, ये पहले जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हम इसको जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो ई बिज़नेस को डिस्कस करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप जो है वो क्या है, यानी ई बिज़नेस के अंदर तो हमने पहले देख लिया कि ई बिज़नेस बेसिकली जो बिज़नेस है वो इंटरनेट पे जो हो रहा है। क्रिएट नॉलेज बेस दैट इम्प्लाइज कैन टेप इनटू एनी टाइम एनीवेयर। मसलन जैसा कि आज आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, मसलन अगर इसी तरह रिकॉर्डेड लेक्चर आपके गूगल क्लासरूम के क्लास वर्क के अंदर मौजूद हों, तो चाहे किसी बच्चे की क्लास मिस भी हो गई है तो वो दोबारा से उस लेक्चर को सुन सकेगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। जबकि जो यूनिवर्सिटी लेक्चर्स होते हैं वो टाइम पेरिशेबल होते हैं, टीचर ने एक दफ़ा लेक्चर दे दिया है तो जिसका मिस हो गया वो मिस हो गया। तो एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ये फ़ायदा तो है कि अगर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की सूरत में पड़ी हुई हैं तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। टर्न कस्टमर इनटू कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, यानी अपने कस्टमर्स को पार्टनर्स के तौर पे भी रख सकते हैं। मसलन एक तरफ बैठे आप ऐसा एक टूल यूज़ या ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक बंदा ऑर्डर दे रहा है तो एक बंदा ऑर्डर टेकिंग कर रहा है, और बाज़ बात कस्टमर की तरफ से आपको पॉजिटिव व्यूज़ भी आते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन के मतलब आपको हेल्प भी मिलती है। हु हेल्प डिज़ाइन, टेस्ट एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। देखें कस्टमर जो है आपके लिए सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो आपको बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी देते हैं इस चीज़ की कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर, इससे आपको आवाम के रुझानात भी जो जांचने का मौका मिलता है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग लेवल का पता चलता है। तो कस्टमर्स के साथ क्लोज कांटेक्ट जो होता है वो बिज़नेस की कामयाबी की अलामत होती है। बिकम वर्चुअली पेपरलेस इन स्पेसिफिक टास्क, जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, पेपर का इस्तेमाल कम से कम होता चला जा रहा है। इवन कि आप अपने इजी पैसा से या जैज़ कैश अकाउंट से बिल भी जमा करवाते हैं या फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी वक्त उसका एक एक्सेप्टेंस का मैसेज भी आ जाता है जो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है। तो आपको स्टैंप की, सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती, वो मैसेज की सूरत में आपके पास उसका एविडेंस मौजूद होता है। मैनेज लॉजिस्टिक इन रियल टाइम, ऐसे होता है। अब अगर मैं आपको Draaz.com के एग्जांपल देता हूँ कि आप इंटरनेट चला के उस ऐप के ऊपर चीज़ सेलेक्ट करते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर देते हैं। कंपनी आपको उसी वक्त जो है वो बता देती है कि आपकी ये प्रोडक्ट कितने दिनों में अवेलेबल होगी।
और वो उतने दिनों के अंदर चीज़ पहुंच भी जाती है। और पेमेंट ऑप्शन के तौर पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दराज वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा कर सकते हैं, जैज़ कैश से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं यानी ATM कार्ड से, और फिर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अब अगर तमाम इस प्रोसेस को देखें तो कितने लोगों का रोज़गार यहाँ पे लगा हुआ है। दराज भी कमा रहा है, प्रोड्यूसर भी कमा रहा है, ट्रेडर भी कमा रहा है, लॉजिस्टिक वाले जो हैं यानी TCS वाले हैं या लेपर्ड्स वाले हैं, चीज़ आप तक मुहैया कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। और कस्टमर भी बैठा बैठा फैसिलिटी ले रहा है, कुछ घर से बैठा हुआ वो ऑर्डर दे रहा है और चीज़ घर के अंदर बैठे हुए ही वसूल कर रहा है, उसको कहीं मार्केट में जाना नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयरिंग इकोनॉमीज़ के तहत आजकल न्यू ट्रेंड जो है यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो आप चीज़ें जो हैं वो मंगवा रहे हैं और फैसिलिटेट कस्टमर को कर रहे हैं, इसके बेनिफिशियरी सिर्फ सेलर ही नहीं है, बायर भी इसका बेनिफिशियरी है, प्रोड्यूसर भी इसका बेनिफिशियरी है, ट्रेडिंग करने वाला, लॉजिस्टिक की फैसिलिटी देने वाला, वो तमाम ही इसके बेनिफिशियरी हैं। और लास्ट है चेंज द नेचर ऑफ वर्क टास्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उस वक्त तो फिर वर्क एक्टिविटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है जब आप फील करते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं हासिल हो सके, तो आप उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। मसला ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको बताया है, तो कैश ऑन डिलीवरी के अंदर वो आपको जब चीज़ लॉजिस्टिक फैसिलिटी देने वाले के पास पहुँच जाती है तो वो आपको एक SMS करता है कि आपका एग्जैक्ट अमाउंट इतना है, हम आपके पास आ रहे हैं, आप इतनी देर के अंदर इतने पैसों का अरेंजमेंट करके रखें ताकि हम वो चीज़ आपके हवाले करके वो चीज़ लेके चले जाएं। आप उनको इनका जो है इंतज़ार नहीं करवा सकते कि भाई अभी देखें मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों को, ये ऑपरेशंस को उन्होंने मैक्सिमम बेहतर बनाने की कोशिश की है। नए स्टूडेंट्स, हमने जो चीज़ें पहले डिसाइड की थी उन तमाम की तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आपको अगले सेशन के अंदर एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने मसाइल को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इश्यूज़ हमने अपने लेक्चर आउटलाइन में डिसाइड किए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिएगा, सुनिएगा और फर्दर इश्यूज़ जो होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।